हाँ जी, हम चल रहे थे इंटरेस्ट पे, हम यहाँ तक आ गए थे, इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे आ गए थे अदर सोर्स के अंदर। अब ये इंटरेस्ट किसका है? ये इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज का मतलब होता है जो आपके एक तरीके से जो ट्रेजरी बिल्स हैं या कोई लोन ले रखा है, लोन को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोल लो या लोन बोल लो। लोन कौन से? जो आपने दे रखा है, किसको? कंपनीज को दे रखा है या गवर्नमेंट को दे रखा है, ये उनकी बात कर रहा है। अब ये जो लोन होता है, ये जो सिक्योरिटीज होती हैं, ये दो तरीके से होती हैं। इनमें दो तरीके का काम होता है। एक होता है जिनमें जो क्या होती हैं, गवर्नमेंट वाली, और एक होती है नॉन गवर्नमेंट वाली। गवर्नमेंट वाली जो होती है वो भी अगेन आगे चल के दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, टैक्स फ्री वाली में और नॉन टैक्स फ्री वाली में। अब ये जो टैक्स फ्री वाली चीज है, इसका क्या मतलब है? नॉन टैक्स फ्री वाली का चीज का क्या मतलब है? टैक्स फ्री वाली का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि जो आप हमें लोन दे दीजिए, मतलब गवर्नमेंट आपसे लोन मांग रही है। गवर्नमेंट कहती है आपसे कि आप उसे 5 लाख रुपए का लोन दे दो, इस लोन के ऊपर आप 10% इंटरेस्ट रेट ले लो। आप कहते हो ये तो हमें हर जगह मिल रहा है, तुम क्या अलग से दे रहे हो? तो गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर जो तुम 10% 50,000 रुपीज कमाओगे ना, इसके ऊपर तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, दिस इज टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री है। ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स फ्री है, कोई इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, तो उसको कभी भी ग्रॉसअप मत करना, उसे कभी मत करना, ग्रॉसअप मत करना। ग्रॉसअप का मतलब क्या होता है? टैक्स वापस जोड़ना। टैक्स वापस जोड़ना। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? देखो यहाँ पे ग्रॉसअप का मतलब क्या है? एडिंग टीडीएस बैक टू द अमाउंट। तो गवर्नमेंट कह रही है हमने तो टीडीएस काटा ही नहीं इसके अंदर। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। नेवर नहीं, ग्रॉसअप ये तो इस एग्जाम वाले, है। हाँ ये एग्जेम्प्ट होता है, ये ये होता एग्जाम है होता है। एग्जेम्प्ट। ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। नेवर ग्रॉसअप ये होती है, ये नेवर ग्रॉसअप है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमसे अगर टैक्स फ्री, आप हमें लोन देते हो 5 लाख रुपए का, और उसके ऊपर हम आपको बोलते हैं कि टैक्स फ्री है, तो इसका मतलब हम टैक्स लेंगे ही नहीं आपसे। हम आपको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा 50,000 रुपए क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मान लीजिए टैक्स फ्री नहीं है। अब ये लिखा कैसे होता है, पता कैसे चलेगा कि टैक्स फ्री है या नहीं है? तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा। अगर उसने टैक्स फ्री लिखा होगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखेगा, टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ भी हो सकता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। तो ये क्या हो गया? टैक्स फ्री वर्ड हो गया, और गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो आपको पता लग गया वो इस कैटेगरी का हो गया, इस कैटेगरी का हो गया तो एग्जेम्प्ट हो गया। मान लीजिए उसने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, बस इतना लिखा है, तो इसमें कहीं टैक्स फ्री तो नहीं लिखा है, इसमें कहीं टैक्स फ्री नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? नॉन टैक्स फ्री कैटेगरी को। अगर ये नॉन टैक्स फ्री कैटेगरी का है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मान लो 5 लाख रुपए का है, और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट निकाल के आपने 50,000 रुपए निकाला, तो गवर्नमेंट कहती है एज इट इज, जैसा ये 50 आया है, एज इट इज, बिना कोई और कैलकुलेशन किए तुम इसको अपनी इनकम में क्या कर लो? जोड़ लो। तुम इसको अपनी इनकम में जोड़ लो। ऐसा गवर्नमेंट कहती है किस केस में? नॉन टैक्स फ्री केस में। तो इसमें वर्ड आ जाता है नेवर ग्रॉसअप, इससे कभी ग्रॉसअप नहीं करते। अगर यही केस नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ आ जाए, टैक्स 10% टैक्स फ्री रिलायंस सिक्योरिटीज, ऐसा लिखा आ जाए, ठीक है, 50,000 रुपीज। अब इस 50,000 रुपए का 10% कितना आएगा? 5,000। 5,000 आएगा। लेकिन वर्ड क्या यूज किया है? टैक्स फ्री। और यहां सामने कौन है? रिलायंस। क्या रिलायंस गवर्नमेंट है? नहीं, रिलायंस गवर्नमेंट नहीं है, तो नॉन गवर्नमेंट में आ गया, और उसके भी कौन सी वाली कैटेगरी में गिर गया? टैक्स फ्री कैटेगरी में गिर गया। अगर टैक्स फ्री कैटेगरी में गिर गया तो यहां पर होता है ऑलवेज ग्रॉसअप, इसको हमेशा ग्रॉसअप करना। ग्रॉसअप करने का मतलब क्या है? टैक्स को वापस जोड़ना है, टीडीएस को वापस अमाउंट में जोड़ना है। टीडीएस क्या है? ग्रॉसअप करने का तरीका क्या है? वो ये रहा कि जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, या इस केस में कितना रिसीव हुआ? 5,000, इंटू 100/100 माइनस टीडीएस का रेट। इंटरेस्ट के केस में टीडीएस रेट, ध्यान रखना मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट के केस में टीडीएस का रेट 10% होता है। इस 10% का इस 10% के साथ कोई रिश्ता नहीं है, नहीं। ये टीडीएस का रेट है।
वो इंटरेस्ट का रेट है। इंटरेस्ट का रेट अलग चीज है, टीडीएस का रेट अलग चीज है। टीडीएस 10% होता है इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, जबकि आपका ये जो 10% दिया हुआ ये क्या इंटरेस्ट रेट है, तो वो कोइंसिडेंटली दोनों 10% हो गए, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप नीचे क्या कर दोगे, 100/10 कर दोगे, यानी कि 5,000 इंटू 100/90 कर दोगे। सिंपल है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि टैक्स ऑलरेडी कट चुका होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट इसने हमको दिया इसमें टैक्स काट लिया होगा, और टैक्स का रेट 10% है। तो अगर उसने हमारी इनकम में से टैक्स काट लिया था तो हमारी इनकम कितनी हमें मिली, 90% मिली। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 5,000 कितना है, 90% है। तो हम इसकी फुल वैल्यू निकाल रहे हैं कि इसकी फुल वैल्यू क्या रही होगी। वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसकी फुल वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना टीडीएस वापस जोड़ देते हैं किसके ऊपर, जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ होता है। क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर बन सकता है, चांसेस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर कई बार लगता है कि हाँ पूछ सकता है। पूछा आज तक नहीं है उसने इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन टैक्स फ्री है। नॉन टैक्स फ्री ऐसा लिखा होगा कि भैया चलो 10% में कंफ्यूजन हो रहा था, मैं 12% लिख देता हूँ। 12% ऐसे लिखा होगा रिलायंस सिक्योरिटीज, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 50,000 रुपए। अब आपको यह पता है कि इस 50,000 का 12% इंटरेस्ट बनेगा। इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 50,000 रुपए का 12% बनेगा, जो आएगा 6,000। इस पूरी लाइन में कहीं पर भी टैक्स फ्री वर्ड यूज किया है उसने, नहीं सर। नहीं किया है। तो फिर वो नॉन टैक्स फ्री कैटेगरी में चला गया। और अगर वो नॉन टैक्स फ्री कैटेगरी में चला गया तो यहां पर ग्रॉस अप कब होगा, यहां पर ग्रॉस अप तब किया जाएगा, ग्रॉस अप वैन या तो आपको नेट वर्ड देगा क्वेश्चन में, या आपको रिसीव वर्ड क्वेश्चन में दिया जाएगा। नेट और रिसीव्ड वर्ड इज गिवन। अगर वो देगा तो, नहीं देगा तो छोड़ देना, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नेट और रिसीव वर्ड दिया हुआ है, नहीं सर। नहीं दिया हुआ है, तो ये पूरा 6,000 रुपए एज इट इज आपकी इनकम बन जाएगा। चलिए मैं एक लाइन लिखता हूं, यहां पे ऐसा लिखा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन रिलायंस सिक्योरिटीज ₹70,200। अब देखो, पहले तो आप ये देखो, क्या ये गवर्नमेंट है, नहीं सर। नहीं, तो फिर ये चला गया आपका नॉन गवर्नमेंट में, ठीक है। इसको हम कमर्शियल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, कई बार कमर्शियल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। थोड़ा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, कमर्शियल सिक्योरिटीज भी हम कहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट तो है नहीं, तो अब दूसरा क्या है, इसमें कई टैक्स फ्री वर्ड लिखा है, नहीं नहीं सर। लिखा है, तो नॉन टैक्स फ्री में चला गया। नॉन टैक्स फ्री में ये इंटरेस्ट है, खुद ही इंटरेस्ट है, ये रिसीव इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और रिसीव वर्ड लिखा है, तो इसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 100/90 करके असल में कितना कमाया गया था, 8,000 रुपए कमाए थे। 10% उन्होंने टीडीएस काट दिया, तो हमें 7,200 रुपए दिए। पर इनकम तो हमारी 8,000 थी ना, इनकम तो हमारी कितनी थी, 8,000। हम इनकम टैक्स में क्या गिन रहे, क्या काउंट कर रहे होते हैं, हम वो चीज काउंट करते हैं जो टैक्स काटने के बाद होता है, या वो काउंट करते हैं जो टैक्स काटने से पहले है। हम अपनी इनकम टैक्स। निकाल रहे हैं टैक्स काटने से पहले। टैक्स तो हम निकालेंगे, टैक्स तो आप टैक्स काट रहे हो अलग बात है, पर टैक्स हम निकालेंगे बाद में। तो हमें यहाँ पर सारी कौन सी इनकम चाहिए, जो टैक्स काटने से पहले रही होंगी, ठीक है। चलो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये टीडीएस के रेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रेट्स हैं, इनको आप प्लीज याद कर लेना। इंटरेस्ट के ऊपर तो 10% है, बाकी केसेस में ज्यादातर कितना है, 30% का ही कैटेगरी चल रही है। इसके अलावा एक पूरा टॉपिक है, और अब वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको मैंने कभी कराया होगा, तो यहाँ पे मैंने टीडीएस पढ़ाया होंगे आपको कभी, ठीक है। ये लिस्ट अगर ये आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है ये मैं आपको शेयर कर देता हूं। और यहाँ पे टीडीएस की एक लिस्ट बनी हुई होगी, नीचे पे लिस्ट नहीं बनी होगी, नंबर से बना होगा, इस तरीके से ये बने होंगे, क्रॉसवर्ड पजल कितना है, ये कितना है। अगर हो सके तो अभी से इनके सेक्शन नंबर, और इन पे कितना अमाउंट एग्जम्प्ट है, और कितना टैक्स रेट है, और कोई फॉर्म नंबर है तो याद कर लेना, ठीक है। यूकेपीएससी का लेवल इतना जा सकता है, एक क्वेश्चन के लिए जाएगा पर जाएगा जरूर, ठीक है। ऐसा वो करेगा, टीडीएस का ऊपर को क्वेश्चन वहां पर पूछेगा।
तो ये जरूर देख लेना, ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा, बाद में मैं समझा दूंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप हो सके तो आप इनके लिस्ट को कोशिश करिएगा याद हो जाए। तो ये एक लिस्ट ये रही, इस लिस्ट से पढ़ लेना, चाहे चाहे वो एक एक करके पढ़ लेना, ठीक है। जी साइड बाय साइड याद करते रहना, ठीक है। ये एकदम एकदम से याद नहीं होंगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो इंटरेस्ट के ऊपर तो 10% रेट है, जबकि हॉर्स रेस, गेम शोज, यानी कि जितनी कैजुअल इनकम्स है, जितनी भी आपकी कैजुअल इनकम है, उनके ऊपर ये 30% का रेट है। अच्छा, एक और चीज, ये ऐसी इनकम है जिनके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। अब आप कहोगे कैसे नहीं, अभी तो आप कह रहे हो हॉर्स रेस के ऊपर टीडीएस है, हाँ है, लेकिन अगर हॉर्स रेस 10,000 रुपए तक जीती है ना, तो टीडीएस नहीं है। इसका मतलब एक आदमी ने घोड़े की रेस में 9,000 रुपए जीते, उसका टीडीएस नहीं कटता। उसका क्या नहीं कटता? टीडीएस नहीं कटता, ठीक है। और अगर कोई लॉटरी में 10,000 रुपए तक जीता, उसका भी टीडीएस नहीं कटेगा। और विनिंग फ्रॉम रेसिंग अदर देन हॉर्स रेस, ध्यान रखो, विनिंग फ्रॉम रेसिंग अदर देन हॉर्स रेस, इसमें तो टीडीएस कटना ही नहीं है। तो घोड़े की रेस पे तो 10,000 रुपए तक नहीं कटना है, लेकिन कार की रेस हो रही थी, उसमें आप पैसे जीत गए, ठीक है। और कई सारी रेसेस होती है, कार की रेस होती है, कुछ जगहों पर तो कुत्तों की रेस, डॉग रेस कराई जाती है, ठीक है। अलग अलग गेम से अलग अलग तरीके के रेसिंग गेम बना रखे हैं, उनके केस में तो टीडीएस कटना ही नहीं है, ठीक है। उनके केस में टीडीएस नहीं कटता, वो डायरेक्ट इनकम में से जब फाइनली जब इनकम में जोड़ लेते हैं, उसके बाद कटता है। कुछ बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से? ये लॉटरी वाला और हॉर्स, दोनों एक ही है वैसे, ज्यादा कुछ नहीं है, 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, द एक्सपेंस टू अर्न द इनकम इज डिडक्टेबल ओनली व्हेन द इनकम इज टैक्सेबल। अगर इनकम टैक्सेबल है तो ही उसको कमाने के लिए जो खर्चा किया गया है वो अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। अब एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बताता हूं, हम थोड़ा सा चलते हैं वापस जहां पे हमने कल पढ़ा था पोस्ट ऑफिस के ऊपर। ये रहा 3,500 रुपए का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली, ठीक है। चलो इसका नहीं लेते, एक काम करते हैं, इसका लेते पेंशन का। पेंशन कितने रुपए एग्जाम्प्ट है? मिनिमम 15,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, या 1/3 है ना, ठीक है। एक आदमी की पेंशन आती थी 12,000 रुपए, टोटल ही 12,000 आती थी, उसकी टोटल पेंशन ही 12,000 रुपए थी पूरे साल की, तो एग्जेम्प्टेड हो गई ना? जी सर। ठीक, एग्जेम्प्टेड हो गई। अच्छा, क्योंकि अच्छा विच एवर इज लेस, सॉरी विच एवर इज लेस है, तो रुक जाओ, पहले इसका 1/3 निकालो, तो इसका 1/3 यानी कि 4,000 या 15,000, एग्जाम्प्ट कौन? इस पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा यार, मुझे एग्जाम्प्ट करानी है, मुझे एग्जाम्प्ट करानी है, तो इस वाले पे बनाते हैं। फैमिली पेंशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एग्जाम्प्ट है, आपको यूएन से पेंशन मिली 5 लाख रुपए की पूरी एग्जाम्प्ट है, हाँ। जी ठीक सर। है। यूनाइटेड नेशन ने आपकी पेंशन भेजने में थोड़ा लेट कर दिया, तो इसलिए आपने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखे, यूनाइटेड नेशंस को ईमेल किए, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर्स ने आपको कहीं बुलाया, दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाकर आपके फिंगरप्रिंट वगैरह दोबारा लिए, ताकि आपकी पेंशन आ सके। पेंशन आनी बंद हो गई थी बीच में, ठीक है, मान लेते हैं आपकी पेंशन आनी बंद हो गई थी, उसके लिए आप वहां गए, आपने उनसे बात करी, आपका इस पूरी प्रोसेस में 5,000 रुपए का खर्चा हो गया, यह आपका पूरी प्रोसेस में एक्सपेंस हो गया। क्या इस एक्सपेंस को इस 5,000 से काटने की परमिशन मिलेगी? वो कहता है नहीं नहीं, मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या वो है? एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम्पशन। ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। चलिए अब वापस चलते हैं जहां पर मैं आपको यहां पे लाया, और अब मैं इस जगह पे वापस समझाता हूं। इस जगह पर आपको 10% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मिली। ये सिक्योरिटीज जो थी वो 50,000 रुपए की थी, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000 का 10% यानी कि 5,000। और ये 5,000 भी क्या होने वाला है? टैक्स फ्री होने के कारण ये क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट होने एग्जाम्प्ट। वाला है। अच्छा, दूसरा, आपके बैंक ने क्या किया? आपके बैंक ने कुछ चार्ज काट लिया, 50 रुपए का चार्ज काटा, जिसमें से 20 रुपए का चार्ज, अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, 20 रुपए का चार्ज तो काटा टैक्स फ्री गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट वाला था, और 30 रुपए काटा है डिविडेंड रिसीव करने के लिए। और डिविडेंड आपका जो रिसीव हुआ है, वो रिसीव हुआ है, मान लेते हैं 15,000 रुपए का, या 1,500 रुपए मान लेते हैं, खाली 1,500 रुपए। तो वो कहता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी इस केस में, वो बता दो।
तो मैं बताता हूँ क्या होगी। देखो, वो जो टैक्स फ्री वाला है ना, वो तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, करेक्ट। जी सर। अब ये जो डिविडेंड है, क्या ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? सर एग्जाम्प्ट होगा। अब से टैक्सेबल है सर। मैंने आपको लास्ट टाइम जब क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड जो है अब वो टैक्सेबल है, जी ठीक है। सर। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ भले ही है, क्योंकि पुराना था तो इसलिए इसे काट के आप यहाँ से टैक्सेबल कर दीजिए। और टैक्सेबल क्यों हो गया? क्योंकि एक टैक्स हटा दिया गवर्नमेंट ने। कौन सा हटाया? DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ने। इसलिए अब ये जो डिविडेंड मिलता है ना, किसको? शेयर होल्डर को, उस पे शेयर होल्डर ही टैक्स देता है, ठीक है। जी सर। ठीक है। अब एक चीज बताइए कि क्या हम यहाँ पे जो डिविडेंड है 1500 रुपए का, क्या ये पूरा 1500 लेंगे? नहीं, हम इसमें से 30 रुपए काटेंगे। अब आप बोलोगे बैंक ने तो 50 काटे थे। बिल्कुल 50 काटे थे। 20 रुपए किससे रिलेटेड थे? टैक्स फ्री वाले से रिलेटेड थे। तो 20 रुपए अगर टैक्स फ्री वाले से रिलेटेड थे, तो क्या मैं उसको ले सकता हूं क्योंकि वो खुद एग्जेम्प्ट है? नहीं ले सकता, क्योंकि वो इनकम तो एग्जेम्प्ट है। जिस इनकम के लिए 20 रुपए बैंक ने चार्ज किया मुझसे, वो तो ऑलरेडी क्या है? एग्जेम्प्ट है। इसलिए ये 20,000 की भी रिलेवेंसी खत्म हो गई। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अब ये डिविडेंड जो मुझे रिसीव हुआ है 1500 रुपए का, क्योंकि ये टैक्सेबल है, क्योंकि ये टैक्सेबल है, इसलिए मैं इसमें से ये 30 रुपए का जो चार्ज है, बैंक का जो चार्ज है, वो काट सकता हूं। तो मुझे 1470 रुपए पे टैक्स देना होगा। आई बात समझ में? जी सर। थोड़ा सा मैं इसको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसको जरा समझना। अब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समय दो। एक मिनट मुझे इसे मिटाने का। अरे यार, ये ना मिटाता नहीं है, दिक्कत ये है इसकी। ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन में साफ हो गया, क्योंकि थोड़ा डीप, थोड़ा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, लैग कर रहा है मेरे पास से। हो गया साफ? जी सर। हाँ हो गया। ठीक है, चलिए यस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको ना इंटरेस्ट मिला, और वो टैक्सेबल था। इंटरेस्ट रिसीव हुआ 7,200 रुपए का, और ये रिसीव हुआ फ्रॉम ABC मिल्स। अब क्योंकि ये क्या है, आपका आपका गवर्नमेंट तो है नहीं, ये गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ये नॉन गवर्नमेंट में चला गया। और नॉन गवर्नमेंट में टैक्स फ्री ना होने के कारण ये नॉन टैक्स फ्री हो गया। और नॉन टैक्स फ्री में नेट और रिसीव वर्ड दिया है, तो आप इसे ग्रॉस अप करोगे, राइट। जी सर। तो इसकी ग्रॉस अप वैल्यू, ग्रॉस अप वैल्यू मतलब इसकी अर्निंग वैल्यू, अर्न कितना किया था। तो जो इनकम जो अर्न हुआ था, अर्न इंटरेस्ट था, जो आपने कमाया था, वो 7200 नहीं कमाया था आपने। आपने असल में वो कमाया था 100/90 करके 8,000 रुपए, ठीक है। जी सर। ठीक है। अब इनकम स्लैब में ये 8,000 रुपए अदर सोर्स के अंदर आना था। यहां पे मैंने लिखा हाँ जी इंटरेस्ट बना, और वो 8,000 रुपए का ही बना। हुआ क्या, आपके जो बैंक था ना, उसने इस इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, इस इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए आपसे कलेक्शन चार्जेस मांगे। और कलेक्शन चार्जेस जो मांग लिए वो 8,500 रुपए के मांग लिए। बैंक ने कलेक्शन चार्ज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं खाली, बैंक ने कलेक्शन चार्जेस कितने मांग लिए? 8,500 रुपए। अच्छा, बैंक ने एक और कलेक्शन चार्जेस मांगे 2,000 रुपए, और ये उसने मांगे डिविडेंड के लिए। और वो डिविडेंड रिसीव कितना हो रखा था? वो रिसीव हो रखा था 15,000 रुपए। तो डिविडेंड रिसीव हुआ था 15,000 रुपए, ठीक है। और उसका कलेक्शन चार्जेस कितना हो रखा है? 2,000 रुपए। तो कलेक्शन चार्जेस दो रखे हैं। कितने? एक हो रखे 8,500 रुपए के, वो किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट से रिलेटेड। एक है 2,000 रुपए के रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है? डिविडेंड से रिलेटेड। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना। अगर आप इसे ऐसे करते हो कि 8,000 रुपए की इनकम ये आई, 15,000 की इनकम ये आई, तो टोटल इनकम कितनी हुई? 23,000 रुपए। जी सर। और 8,500 रुपए का ये कलेक्शन, और दो का ये कलेक्शन, तो 10,500 का कलेक्शन काट दिया। और इससे आपका 11,500 रुपए का, सॉरी 12,500 रुपए का क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। ऐसा ही लगता है ना, यही सेंस बनता है ना कि ऐसा होगा। तो वो लेकिन इंक्लूडेड है ना? कौन इंक्लूडेड है?
सर वो बैंक चार्जेस में 8500 में 2000। नहीं नहीं, इंक्लूडेड नहीं है, अलग अलग है, मानो अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, अलग है। अब बोलो। सर 8,000 तक का ही मिलेगा ना उसे तो वो। हाँ, यही चीज कहना हम्म। चाह रहा हूँ कि ये जो बैंक कलेक्शन चार्जेस है, मैंने बोला ना 8.5 किससे रिलेटेड है, 8.5 रिलेटेड है इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट की इनकम खुद कितनी है, 8। 8 तो है। यहां से सिर्फ 8 ही कट सकता है, यानी कि इनकम इनकम जो आई थी इंटरेस्ट की, वो तो कितनी हो गई, नील हो गई, वो तो नील हो गई। अब वो जो जी 500 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है उसे भूल जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डिविडेंड कितने का था, डिविडेंड था 15,000 रुपए का, 15। और उसको कलेक्शन करने के लिए कितना खर्चा हो रखा था, 2,000 रुपए का, 2000। यानी कि टैक्स कितने पे बनेगा, 13,000। 13,000। 13,000। यानी कि टोटल इनकम भी कितनी हुई, 13,000 रुपए, टोटल इनकम भी 13 हुई, जबकि यहाँ 12,500। तो ये गलती मत करना, ठीक है। ठीक है। बात समझ में आ गई सबको ये वाली। जी सर। चलिए जी, अगर ये आपको सारी बात समझ में आ गई तो इनमें से ऐसी, इसे छोड़ दूं मैं, ऐसी आती छोड़ देते हैं, कौन सा छोड़ दूं। चलो अब चलते हैं यहाँ पे। ये आपको सेटअप और कैरी फॉरवर्ड है, वैसे ये बहुत प्री मैच्योर हो जाएगा, लेकिन आप इसे याद कर लेना, ये याद करना जरूरी है। ये एक फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अब, ठीक है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एक अलग चीज है, कैरी फॉरवर्ड एक अलग चीज है। ज्यादातर क्वेश्चन स्पेकुलेशन का आता है, या फिर किसका आता है, कैपिटल गेन का आता है, ठीक है। लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, या फिर स्पेकुलेशन वाला आता है, ये आपको समझना होगा। और कई बार आता है सेट ऑफ का क्वेश्चन, कई बार आता है कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन। अगर आप यहां देखो इस टेबल में, ये सेट ऑफ की टेबल है, आप यहाँ पे टाइम देख रहे हो कहीं पे भी, नहीं, जी टाइम सर। नहीं देख रहे हो। नहीं। क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जिस साल कमाया उसी साल वो उसी करना साल है। एडजस्ट किया हूँ, उसी साल एडजस्ट किया, उसी साल एडजस्ट करना है, तो वो केस है। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड में देखो तो उसमें क्या है, उसमें टाइम है। क्यों टाइम है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर में कितने साल तक एडजस्ट हो सकता है उसके बारे में बात चल रही है। चलो वापस चलते हैं अपने पहले सेट ऑफ पर, ध्यान से समझिए। हमें पता है ना कितने हेड होते हैं, 5, जी सर। ठीक है। यस सर। पांच में से सिर्फ एक ऐसा हेड है सैलरी, सिर्फ एक ऐसा हेड है सैलरी जिसका सेट ऑफ, जिसका कोई सेट ऑफ नहीं है। दैट मीन्स सैलरी में अगर लॉस हो जाए तो उसको किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा नहीं चल सकता, सकता। ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं कि सैलरी पे सैलरी पे लॉस हो जाए। कभी ऐसा होगा कि तुम काम करने गए और उन्होंने आपसे तनख्वाह ले ली, ऐसा नहीं होगा, नहीं। नो आपको सर। ही मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने इसको रखा ही नहीं है। उन्होंने कहा ये तो इलॉजिकल चीज है कि कोई हमसे बोले कि हम काम करने गए और उसने हमने उसको पैसे दे दिए, और हम कह रहे हैं कि सैलरी में लॉस हो गया, कि हमने 5,000 रुपए की तनख्वाह पे काम किया था, हमको -5,000 हो गया। -5 का मतलब क्या है, कि तुम अपने एम्प्लॉयर को सैलरी दे आए हो, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए वो एकमात्र ऐसा हेड है जिसका सेट ऑफ नहीं होता, जिसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो कभी लिखा आ जाए ना, लॉस फ्रॉम सैलरी कैरी फॉरवर्ड टू, नीचे ऑप्शन में क्या लिखा होगा, एक तो नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं, या तो नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा, इसको टिक करना, या फिर लिखा होगा क्या बोलते हैं उसको, नो सेटअप रिक्वायर्ड, या नो कैरी फॉरवर्ड रिक्वायर्ड, तो ये होगा, ठीक है। सर। बात समझ में आ रही है, यस। हाँ। चलो फिर स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीन क्या, स्क्रीन में मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब चलो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको घर के ऊपर लॉस हो गया है, तो लॉस कब हुआ है, सबको दिख रही है ना स्क्रीन, जी सर। ठीक है। मैं कह रहा हूं 21-22 के प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ है, तो सेट ऑफ भी कब होगा, 21-22 सेम की ईयर। इनकम से ही सेट ऑफ होगा, इनकम भी 21-22 की होगी जो सेट ऑफ के लिए यूज होगी। तो अगर आपको घर से नुकसान हो गया, तो सबसे पहले तो किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी को ढूंढो, किसी दूसरी, मतलब अगर मान लो आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं, दोनों से रेंट आ रहा है, एक घर से आपको लॉस हो गया पर दूसरे से नहीं हुआ, तो एक का लॉस दूसरे घर की इनकम से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जी सर। इसे बोलते हैं विद इन हेड, ये विद इन हेड हो गई है, ये दूसरे हेड के पास भी नहीं गया, इसने अपने हेड के अंदर ही क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, तो ये विद इन हेड हो गया।
अब देखो, मान लो आपके पास एक ही घर था या आपके पास दो घर थे, पर आपको एक घर से इतना लॉस हुआ कि दूसरे घर की इनकम से कवर हुआ ही नहीं लॉस। तो मान लेते हैं कि किसी आदमी के पास दो घर थे, घर ए था घर बी था। ए घर से उसको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ और घर बी से उसको 50,000 रुपए की इनकम हुई। तो क्या 50,000 की इनकम इस 2 लाख के नुकसान की भरपाई कर पाएगी? नहीं सर। नहीं। नहीं कर पाएगी। तो 1.5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। जी यस सर। सर। विद इन हेड कवर करने के बाद भी आपको लॉस हो रहा है, तो अब आप आउटसाइड हेड जा सकते हैं। अब आप आउटसाइड हेड जा सकते हैं, और आउटसाइड हेड आप किसी भी इनकम को यूज कर सकते हैं, किसी भी, मतलब सैलरी को भी यूज कर सकते हैं आप। तो सैलरी खुद किसी से सेट ऑफ नहीं होती, पर सैलरी से बहुत कुछ सेट ऑफ होता है। और कौन होता है? ज्यादातर हाउस प्रॉपर्टी होता है, बाकी कोई नहीं होता। और हाउस प्रॉपर्टी को आप किसी भी दूसरे हेड से कर सकते हैं, पर मैक्सिमम कितना? 2 लाख। 2 लाख। यहाँ कितना है? 1.5 हो जाएगा सेट ऑफ। पर मैं मान लेता हूँ ये 12 लाख है, ये 12 लाख है। अगर ये 12 लाख है तो लॉस कितने का क्रिएट हो गया? 11,50,000 का। जी सर। लेकिन आपको दूसरे हेड से सेट ऑफ करने के लिए कितने पैसे अवेलेबल होंगे? खाली 2 लाख। जी सर। तो 9.5 लाख रुपए का जो लॉस होगा ये क्या कर जाएगा? कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा। समझ गए? जी सर। हाँ भाई, किसी को दिक्कत यहाँ पे? नहीं है। ठीक है। अच्छा, सर विद इन, हाँ हाँ। सर सैलरी तो उसमें एक्सेप्ट वो लिखा हुआ कि एक्सेप्ट सैलरीज। किसमें? सर ये इसी वाले में ही। अच्छा ये वो है बिजनेस इन अलग है, प्रोफेशन, ठीक है। अलग है, अलग है, अलग है। ठीक। वो ये बिजनेस अभी है। ये अभी पहला वाला अभी अलग हुआ, ठीक है। जी सर। ये प्रॉपर्टी। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है? देखो, विद इन हेड तो सब लेंगे। तो लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आपका कोई बिजनेस था, कोई प्रोफेशन था, पर वो बिजनेस स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए, स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस चलेगा आपका, लेकिन वो स्पेकुलेशन स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस, मछली पालने का है चलेगा, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर मछली पालने वाला स्पेसिफाइड है तो नहीं होगा। वैसे फिशरी स्पेसिफाइड में आती है, ठीक है, वो तो इसका स्पेसिफाइड बिजनेस में आती है। हाँ, मतलब भाई स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब है जिसे इनकम टैक्स में ना लिस्ट बना के दी गई है कि ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस है। वो कुछ 12-13 स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज आता है, फिशरी आता है, होटल इंडस्ट्री आती है, ये आते हैं। अच्छा। ठीक है, वो लिस्ट है, वो हम बिजनेस वाले हेड में देख लेंगे। पर अभी आप ये जी समझिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जो स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेकुलेटिव नहीं है। क्योंकि स्पेकुलेशन का अलग है, और ये देखो, इसके लिए स्पेकुलेशन और ये स्पेसिफाइड अलग है। तो वो कह रहा है कोई भी बिजनेस, मान लीजिए आपका ट्रक का बिजनेस था, तो उससे आपको लॉस हो गया। तो अगर आपका कोई और बिजनेस है तो उसके लॉस से उसको क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। ये कौन सा हो जाएगा? विद इन हेड हो जाएगा। जी सर। ठीक है। लेकिन मान लीजिए नहीं हुआ सेट ऑफ, नहीं हुआ सेट ऑफ। 12 लाख रुपए आपने एक बिजनेस से नुकसान कमाया, 50,000 रुपए का दूसरे बिजनेस से फायदा कमाया, आपका टोटल लॉस 11,50,000 का हो गया। इस पूरे 11,50 को आप आउटसाइड हेड ले जाते, यहां लिमिट नहीं है। लिमिट सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में सेट ऑफ की, यहां कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सेम ईयर में सेट ऑफ कर रहे हैं और बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, सिवाय एक चीज के, कि आप सैलरी हेड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। जी सर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्पेकुलेशन पे लॉस हुआ तो स्पेकुलेशन की इनकम से ही होगा। मान लीजिए आपके दो बिजनेस हैं। एक बिजनेस है आपका मछली पालने वाला, यानी कि फिशरी का, और एक आप स्पेकुलेशन करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। आपको शेयर मार्केट वाले से 5,000 रुपए का लॉस हो गया और फिशरी वाले से 5,000 रुपए का फायदा हो गया। क्या ये 5,000 रुपए का लॉस क्या फिशरी वाले से सेट ऑफ हो सकता है? वो कहता है नहीं। क्यों नहीं हो सकता? नहीं। वो कहता है स्पेकुलेशन का ही इनकम करना होगा। यानी कि आपको अगर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन हुआ है तो आपको भी इनकम भी किसकी चाहिए? स्पेकुलेशन की ही चाहिए। आप ना स्पेसिफाइड की यूज कर सकते हैं, ना सैलरी का यूज कर सकते हैं, ना हाउस प्रॉपर्टी का, ना बिजनेस का। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो स्पेसिफाइड वाले को देखो, बिल्कुल सेम है कि स्पेसिफाइड वाला सिर्फ स्पेसिफाइड से होता है, बाकी किसी से नहीं होता। नहीं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं कैपिटल गेन पे। अब यहां आता है आपका शॉर्ट टर्म। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये अपने हेड से होते हैं सिर्फ,
ये विद इन हेड वाले हैं, ये एक दूसरे हेड पे जाते ही नहीं, तो ये सिर्फ विद इन हेड है, ठीक है, ओनली विद इन हेड, समझ गए? ये सिर्फ जी अपने हेड के अंदर रहते हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई कैपिटल लॉस हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, तो उसको आप हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, बिजनेस किससे और किससे, तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस से या अदर सोर्स से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है? जी सर। ठीक। तो विद इन हट जाओगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप कोई सा भी गेन यूज कर लो, शॉर्ट वाला भी कर लो, लॉन्ग वाला भी कर लो, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। चलिए एक केस लेते हैं। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है 50,000 रुपए का, ये आपका हुआ है फ्रॉम शेयर्स, शेयर्स बेचकर आपको 50,000 का गेन हुआ। आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया 1.5 लाख रुपए का, ये आपको हुआ है घर बेचकर, ठीक है? और आपको एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है पूरे 3 लाख रुपए का। कहां से? ये आपको हुआ है, मान लेते हैं किसी भी तरीके से बोल देता हूं, कोई भी चीज ले लेते हैं, फ्रॉम ज्वेलरी से ले, शायद ज्वेलरी से हुआ है, ज्वेलरी से हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब आप, अगर मैं ये कहूं कि ये शॉर्ट टर्म गेन है, ये शॉर्ट टर्म गेन है, मैं ये कहूं कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पूरा सेटअप हो सकता है 1.5 लाख नो रुपए? सर, नो नहीं सर, सर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं 50,000 हो सकता? हाँ, वो सिर्फ 50,000 ही सेट ऑफ हो सकता है, यानी कि पूरा 1 लाख रुपए आप क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, किसी भी दूसरे हेड से भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? जी सर। लेकिन Yes, sir. अगर इस जगह शॉर्ट टर्म होता तो क्या होता? वो हर जगह जाता है। हाँ, वो पूरा 1.5 लाख हाँ, सेट ऑफ हो जाता। तब टैक्सेबल इनकम कितनी होती? अच्छा, इस केस में टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, पहले वाले केस में? 3 लाख। सर 3 लाख होगी ना इस वाले केस में, पहले वाले केस में। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है तो कैपिटल, तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी बताओ? 3 लाख 3 की तो लाख होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया जितना हो सकता था, बाकी 1 लाख कैरी फॉरवर्ड हो गया, पर ये 3 लाख तो अनटच रह गया ना, हम्म, ठीक है? अगर ये चीज मैं इसको बदल दूं और इसको मैं कर दूं शॉर्ट टर्म, अब देखो क्या होगा। अब अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म कर दूं तो अब मेरी टैक्सेबल इनकम क्या होगी? मेरी टैक्सेबल इनकम होगी 2 लाख। बताओ 2 लाख क्यों हुई? 3 लाख रुपए का एक कैपिटल गेन और सर 50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल गेन, उसमें से 1.5 लाख रुपए क्या हो गया, माइनस हो गया। 1.5 लाख क्यों माइनस हुआ? शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म और कैपिटल, लॉन्ग टर्म उससे दोनों से हो सकता है ना। जी सर। यहाँ पे कितना आ जाता? 2 लाख रुपए जाता। आई बात समझ में? जी सर। तो एक शब्द आपके आंसर को 3 लाख से 2 लाख पे ले आएगा, ठीक है? चलो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, लॉन्ग टर्म वाला तो आपको समझा। अच्छा एक चीज और, ये क्या दूसरे हेड से हो सकते हैं सेट ऑफ? नो सर, नहीं। नो सर, कैपिटल गेन कभी भी किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कैपिटल गेन कभी भी किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होते, उनकी सेट ऑफ सिर्फ विद इन हेड है, उनकी सेट ऑफ सिर्फ विद इन हेड है। और ध्यान रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, एक बार कोई चीज कैरी फॉरवर्ड हो गई तो फिर वो किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं नहीं होती। होगा। सिर्फ सिर्फ वो सेम ईयर में, सिर्फ सेम ईयर में ऐसा होता है कि वो क्या हो सकती है, किसी दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकती है, पर जब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं तो सिर्फ वो अपने ही हेड से एडजस्ट होती हैं, बाकी किसी से एडजस्ट नहीं होती। हम वापस चलते हैं यहां पर। अब हमारा चल रहा है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। कई बार बच्चे ना इसको पढ़ के ये सोच लेते हैं कि अदर सोर्स है, नहीं है, ये अदर सोर्स नहीं है, ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है। घोड़ों को मेंटेन करने, इनकम कहाँ है इसमें, अदर सोर्स कहाँ है? अदर सोर्स तो तब होता जब आपका वो, अच्छा चलो ये मान लेते हैं कि बिजनेस वगैरह भी नहीं है, ठीक है, तो भी ये अदर सोर्स की कैटेगरी में उस तरीके से नहीं जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक वर्ड देखिए, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ओनिंग। ओनिंग मतलब आप घोड़ा पालते थे, आप घोड़ा मेंटेन करते थे, उससे लॉस हो गया। तो इनकम कौन सी होनी चाहिए? घोड़े को ओन करने की और घोड़े को मेंटेन करने वाली। तो कई बार ना ये लाइन लिख देते हैं कि लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ऑप्शन में आता है किसी से नहीं, दूसरा लिखा होता है
इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स, इनकम फ्रॉम ये लिख देंगे विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस, विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस लिख देंगे। एक लिखेंगे किसी से नहीं, एक लिखेंगे इनकम फ्रॉम किससे, रेस हॉर्स, मतलब घोड़ा जो रेस जीत रहा था, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, हॉर्स रेस, सॉरी हॉर्स रेस। और तीसरा लिख देंगे इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस। मतलब ये है कि वो आपको ये लिखेगा लॉस है, फिर वो आपको 4 ऑप्शन देगा। अब मुझे बताना कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे। पहले ऑप्शन में लिख देता है नो सेट ऑफ, इसका सेट ऑफ नहीं होता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखेगा कि ये इनकम फ्रॉम, मैं ये वाली लाइन लिख रहा हूं, ये वाली लाइन यहां लिखी है मैंने, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग। मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ, मैं तो आपको समझाने के लिए तो इसलिए मैं क्लियर कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिटाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन लिखता है बोथ 2 and 3। बच्चे ना हॉर्स रेस को ज्यादा पढ़ते हैं और फंस जाते हैं। वो कहते हैं बोथ 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन, बट राइट ऑप्शन इज दिस वन, सेकंड, सेकंड वाला बस। थर्ड, और कोई राइट ऑप्शन ही नहीं है बेटा, फंस गई ना तू भी। थर्ड सॉरी क्यों हो मैंने, गई? हाँ हाँ ठीक, ठीक है, तो इनकम भी कौन सी चाहिए, ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाली चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी तुम घोड़ों की रेस में पैसे जीतो ना जीतो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और, ये जो लॉटरी खरीदते हैं लोग, ये क्रॉसवर्ड पजल खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, गेम में बैटिंग करते हैं, क्या इनको सेट ऑफ मिलता है? नहीं सर। नहीं, नहीं, ठीक है। तो एक आदमी कहता है कि मैंने 10,000 रुपए का टिकट खरीदा था लॉटरी का और मैंने 1 लाख रुपए जीत लिए, तो इस 10,000 को इस 1 लाख से काट दो। गवर्नमेंट कहती है यहां से भाग जा, दिखियो मत हमें, ठीक है, हम नहीं काटेंगे, निकल जाए यहाँ से। हमने कहा था लॉटरी खेलने को, हमने तो नहीं कहा था। कल के दिन तो लॉटरी में हार जाएगा तो बोल देगा 1 लाख का नुकसान हो गया हमको, ठीक है। कल के दिन तो वो लॉटरी खेलेगा 1 लाख रुपए की और हार गया तो क्या बोलेगा, 1 लाख का नुकसान हो गया जी, मुझे लॉटरी खेली थी मैंने 1 लाख की और 1 लाख में जीता नहीं तो मुझे नुकसान हो गया। नुकसान कहाँ से हुआ, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पर हम आपको कोई क्या नहीं देंगे, सेट ऑफ नहीं दे सकते। अच्छा, जिसका सेट ऑफ नहीं है उसका कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। नहीं है, ठीक है। नहीं तो होगा। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ आपको यहां तक की चीजों का मिलेगा, ये देखो सिर्फ 6 तक मिलेगा। 7वें का उसका है ही नहीं कैरी फॉरवर्ड, 7वें का कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका हमने सेट ऑफ नहीं दिया उसका कैरी फॉरवर्ड क्यों देंगे भाई? तो फिर वही चीज है ना, फिर हमने लिखना क्यों है, फिर हमने लिखने की जरूरत क्या है, इंक क्यों खर्च करनी? हमने बता तो दिया कि जब हम सेट ऑफ नहीं दे रहे, कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है। मतलब एक आदमी था, उसने कोई लॉटरी टिकट खेला, उसका 1 लाख रुपए का इनकम आया और उसने 4 लाख रुपए लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च कर दिए थे। वो आया तुम्हारे पास कह रहा सेट ऑफ कर दो, तुमने कहा नहीं करेंगे, तुमने सेट ऑफ मना कर दिया। अब वो बंदा लेके गया इस मामले को कोर्ट में, और कोर्ट में कहा कि सर सेट ऑफ तो मना करा है उन्होंने, पर कैरी फॉरवर्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा है उन्होंने, तो कैरी फॉरवर्ड करवाओ इसको। गवर्नमेंट क्या, सुप्रीम कोर्ट कहती है, कोर्ट कहेगी, कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट कहेगी भाई तेरे का अंदर अक्ल नहीं है क्या, जिसका सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं उसका कैरी फॉरवर्ड कैसे दे देंगे तेरे को, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड उसका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हाउस प्रॉपर्टी का कितना है, इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी का 8 साल है, और वो भी किससे, हाउस प्रॉपर्टी से ही बस। बिजनेस एंड प्रोफेशन का 8 साल है, वो भी किससे, बिजनेस एंड प्रोफेशन से बस, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं भूल तो नहीं गया, ठीक। स्पेकुलेशन का, स्पेकुलेशन से ही है, लेकिन कितने साल, 4। स्पेसिफाइड की कोई लिमिट नहीं है, स्पेसिफाइड की देखो लिमिट नहीं है, पर हेड कौन सा रहेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। शॉर्ट टर्म का 8 साल है, पर शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन। लॉन्ग टर्म का 8 साल है, सिर्फ लॉन्ग टर्म। और 8 इस लॉस का ओनिंग और मेंटेनिंग वाले का 4 साल 4 है, साल, लेकिन इससे सिर्फ इसी से। तो 4 साल वाले कितने मिले आपको, 1 2 2 2। 2 और 2 लिमिट, जिसकी लिमिट नहीं है वो कितने, 1। 1 1 बाकी सब में कितना साल है गिनो, 8 8 8 8, 8 साल सर, 1 ठीक है। सर, हाँ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला फिर सैलरी से नहीं हो सकता ना कैरी ना फॉरवर्ड, ना ना, मतलब कैरी फॉरवर्ड होने के बाद एक बार अगर आपने किसी चीज को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर वो तो सिर्फ सेम अपने है, हेड से कट ऑफ होती है बस। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। जी भैया।
ठीक है, Yes. तो इसको यहीं पर ही क्या करते हैं, रोक देते हैं। कल हम एक भैया नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ जो इसका आएगा ना, कैरी फॉरवर्ड का आएगा ना, जो अगर मान पेपर में, तो इसमें ईयर्स पूछेंगे ना खाली। बिल्कुल, इसमें ईयर आता है, या कई बार ऐसा भी आता है कि वो हेड पूछ लेता है, कौन से हेड से। अच्छा। और सेट ऑफ से आया तो फिर वही, सेट ऑफ से आया तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो तुम्हारा कौन सा वाला, Head. जो, Heads. अरे यार एक मिनट, इसने मुझे 45 मिनट पहले लिंक मांगा। किसने? जिसके बारे में तुमने मुझे फोन किया था। मैंने भेजा तो था। ज्वाइन अच्छा हो गई हूँ सर, मैं ज्वाइन हो गई। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ये सेट ऑफ वाला काम हो जाता है। तो ये सेट ऑफ और ये जो आपका अभी हमने कैरी फॉरवर्ड पढ़ा, प्लीज इसे याद कर लेना। टीडीएस की लिस्ट में अभी पहले ही भेज रहा हूं, मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन टीडीएस की लिस्ट को याद करके बैठ जाना कि कौन सी सेक्शन में क्या है। और ये शायद अपडेट लिस्ट दूंगा, मैं दूसरी भी दूंगा। अभी इनको याद करना, जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो एक अपडेट लिस्ट आएगी। किसमें? है हाँ, टीडीएस। अदर सोर्स नहीं, टीडीएस तो सभी का होता है ना, टीडीएस तो सैलरी का भी होता है, देखो। नहीं, वो तो है। ये एक मिनट सुनो, मैं बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। क्योंकि पेपर अब यूकेपीएससी लेगी ना, तो अब यूकेपीएससी का भरोसा नहीं है। यूके ट्रिपल एससी का एक लेवल है कि हाँ, इसके ऊपर हम नहीं पूछेंगे यार, हमसे भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, वो तो उन्होंने ऑनलाइन दे दिया था किसी को, इसलिए ऐसा हो गया। यूकेपीएससी को इस बात का तजुर्बा नहीं है कि वो समूह गांव में जो आपके लेवल 3 या लेवल 5 तक के एग्जाम में कैसे लेती है। उसने लेवल 5 तक के एग्जाम कहाँ लिए हैं आज तक? सर नहीं लिए कभी। नहीं लिए, वो पहली बार लेवल 5 के एग्जाम लेने वाली है। उसको अंदाजा नहीं है कि वो कैसे पूछेगी, उसको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ना पेपर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। देखो, शॉक है, दो शॉक लग सकते हैं। पहला शॉक तो ये होगा कि वो कहीं लेवल 7 के हिसाब से पेपर बना के ना भेज दे तुम्हारे लिए। अब लेवल 7 का खतरा क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसके अंदर एआरओ को डाला हुआ है, उसमें लेवल 7 है। जी सर। ठीक है, खतरा इसकी वजह से बन रहा है। अच्छा, दूसरा, या तो पेपर इतना आसान पूछ लेगी कि जिसकी उम्मीद ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा लेवल 5 तक का है, इसमें लेवल 5 तक के ज्यादा लोग हैं, पेपर को थोड़ा आसान बनाते हैं। और हो सकता है क्योंकि जब आप पहली बार किसी पेपर को बना रहे होते हो ना, तो आपसे गलतियों के चांसेस होते हैं। आसान पेपर बहुत ज्यादा आसान भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल पेपर इतना आसान हो जाए जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी वाला था। ठीक है, हाँ? हाँ, उससे भी कम हो जाए, उससे भी लेवल कम हो जाए उसका, उससे भी लेवल कम हो जाए, लेवल ज्यादा नहीं, उससे भी कम हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर सच में लेवल 7 के हिसाब से ही बन जाए, कि एक एक सीट है, इसी के हिसाब से पूछ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ शॉकिंग है, दोनों तरफ से शॉक लग सकता है। हार्ड वाला भी लग सकता है और आसान वाला भी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम पेपर देने जाओ और तुम हंसने लग जाओ पेपर बनाने वाले के ऊपर कि ये क्या पेपर बना के दे दिया हमें। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम सर पकड़ लो। वो ठीक है, हम पकड़ तो चुके सर। आप तुम एक काम करो, तुम सिर्फ एक चीज के लिए पढ़ो, किसके लिए? सर पकड़ने वाले के लिए, कि सर नहीं पकड़ना हमको। ये तो अभी अपने आप हो जाएगा, ये आसान वाला तो अपने आप हो जाएगा। तुम इसके लिए मेहनत कर दो, काम बन जाए। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये टीडीएस की लिस्ट इंपॉर्टेंट हो गई अब। से ठीक एक है, बार पकड़ लिया हमने सर। नहीं नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसको अब आप कर लो। ठीक है, इस लिस्ट को याद कर लो कि कितना है। डेट का भी चक्कर रख लेना, कट ऑफ डेट क्या है, 31 मई होती है। ठीक है, फॉर्म 16 की, फॉर्म 16 कहाँ चाहिए? सैलरी के लिए चाहिए। ठीक है, इस चीजों को, इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो गए आप। तो इसलिए मैं लिस्ट पहले दे रहा हूं तुम्हें याद करने के लिए, कि जब तक मैं यहाँ पहुंचू तब तक तुम इन्हें याद करके बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें चेंजेस भी तो मतलब होंगे। हाँ, जो चेंजेस होंगे वो बाद में डाल देंगे।